दुनिया भर के बाजारों में है भरपूर एक्शन और ये एक्शन ऐसा है जहां पर हर तरह के इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और बाजार के फंड मैनेजर्स ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने उतार चढ़ाव के बाद बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा। हम शुरुआत करने जा रहे हैं नए फाइनेंशियल ईयर की और ऐसे में अगले वित्त वर्ष के लिहाज से और इस तरह के मूड माहौल को देखते हुए बाजार के डायरेक्शन, ग्लोबल मार्केट्स के मूड, एफआईज की बिकवाली या फिर होने वाली खरीदारी और साथ ही हिंदुस्तान की कंपनियों की कमाई को लेकर आगे किस तरह का बनेंगे आउटलुक, ये जानने की कोशिश करते हैं। हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसे खास मेहमान से जो दुनिया में ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ से पूरी दुनिया पर वो आसानी से, आराम से और पैनी नज़र रख सकते हैं। जी हाँ, सिंगापुर से मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हेलियस कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब। समीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई होप एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। ऑल फिट एंड फाइन जी। बड़े बहुत महीने हो गए आपकी शक्ल देखे, हंसती हंसती शक्ल। थैंक यू सो आपका मच सर। चेहरा। आपको देखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट बिल्कुल आ ही जाती है, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी खास बात है कि जो कुछ आप बात करते हैं बड़े दिल से करते हैं, बेबाक तरीके से करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के जो मन में है वही बोल देते हैं। तो अब ये बताइए, इस वक्त सर सबसे पहला सवाल फिर यही पूछता हूँ, समीर सर इस वक्त क्या है, बुलिश हैं, बेरिश हैं, या फिर अभी मूड ही नहीं है मेरा कुछ बोलने का? नहीं जी, कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा। मोर देन आप कह रहे हैं ना कि सारी मार्केट्स पर नजर रखते हैं। अगर आप सारी मार्केट्स पर नजर रखें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम्म। क्योंकि कई चीजें काफी नेगेटिव भी हुई हैं लास्ट 2-3 महीने में। जी। सबसे पहले हुआ कि जी यूएस में उन्होंने सडनली पॉलिसी चेंज की कि अब इन्फ्लेशन में बहुत पीछे रह गए हैं और बहुत इंटरेस्ट रेट हाइक्स कर रहे हैं। और उसके बाद ये यूक्रेन की इशू शुरू हुई, उसके बाद ये ऑयल प्राइसेस हाइक हुई। तो उससे सबसे मुझे लगा कि ये मार्केट जो है हमारी 3-6 महीने के लिए या इवन मे बी स्लाइटली लॉन्गर के लिए फ्लैटिश रहेगी। लेकिन जैसे ही ये वॉर का ये शुरू हुआ, फिर से मार्केट बढ़ गई है हर जगह करीब 7-8%। तो ये से मैं कंफ्यूज हो गया हूँ एक्चुअली। तो अब मेरा व्यू ये है कि ये चीजें आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप ज्यादा भी बढ़ गए हैं तो बाद में आपको इसकी थोड़ी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। तो फिर भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अभी कि ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली कैसे चल रही हैं। तो ढेर सारे फैक्टर्स एक साथ में, पहले मैं थोड़े चूंकि आपकी ग्लोबल एक्सपर्टाइज ज़बरदस्त है तो मैं थोड़े ग्लोबल फैक्टर्स पे पहले आपसे राय लूँगा। तो रशिया यूक्रेन जो सबसे बड़ी नई लेटेस्ट आउट ऑफ द सिलेबस 2022 में आ गया, हमने सोचा नहीं था कि ये भी होने वाला है, इसकी तैयारी नहीं थी। इसको लेकर क्या बाजार कंप्लीटली अब डिस्काउंट कर चुका है? इसमें जो कुछ होना है अब यहाँ से अच्छा ही होना है, ख़राब नहीं होगा? मुझे लगता है जी कि इसमें खराब का तो हो चुके हैं, लेकिन वो जी। खत्म नहीं हो सकते। हम्म। फॉर एग्जाम्पल अब असली इशू वॉर नहीं है। असली इशू था कि यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं, और वो तो मुझे नहीं लगता कि आप 3-4 साल तक हटा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो ऑयल और गैस पे उन्होंने सैंक्शंस लगाए नहीं, उससे आप कह सकते हैं कि मेन इशू जो है बच गया कि भाई ऑयल प्राइसेस में स्पाइक आ जाता। लेकिन बाकी सैंक्शंस तो नहीं हट सकते। तो मैंने पुराने सिनेरियोज में, जब मैंने अपने आप ही थ्रू दिस फेजेस में गया हूँ 2008 वगैरह में, हम हमेशा कहते थे कि इसका हमारे से कंसर्न नहीं है। अब हम कहते हैं जी सबका कंसर्न सबसे है, क्योंकि हम उसी पोर्टफोलियो के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं किसी इमर्जिंग मार्केट फंड के, जिसमें उनको रशिया में बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें चाइना में उनके 20% उड़ गए। तो उसमें इंडिया उसी पोर्टफोलियो का पार्ट है, उसी पोर्टफोलियो मैनेजर के पोर्टफोलियो में है। अगर वहाँ रिडेम्पशंस होगी, अब वो रशिया नहीं बेच सकता, उसे चाइना में लगता है बहुत गिर गया है, तो फिर वो इंडिया से रिडेम्पशन आ जाती है। इसलिए सब चीजें कनेक्टेड है आजकल। आते तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस कनेक्शन में सबसे बड़ा दिक्कत यही हो रही है, जिस तरह से क्रूड के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से कमोडिटीज़ के दाम बढ़े हैं, क्या ये हमारी हिंदुस्तान की भी और दुनिया भर के कई सारे देशों की बैलेंस शीट बिगाड़ देगा, या फिर जैसे ही ख़त्म होगा फिर से सब बैक टू नॉर्मल होंगे? असेसमेंट क्या है आपका? नहीं जी, अभी मेरा असेसमेंट आप छोड़िए। अब तो फेडरल रिजर्व भी कहता है हम्म। कि ये जो इन्फ्लेशन है वो ट्रांजिएंट इन्फ्लेशन नहीं है। हम्म। मतलब कि वो 3-4 महीने में नहीं खत्म होने वाली।
अगर आप देखें इवन प्रायर टू दिस इशू, फिर भी ऑयल प्राइसेस वगैरह काफी बढ़ चुके थे। दिसंबर तक काफी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी थी, तभी वो सब स्टॉक्स लास्ट ईयर चले थे ना, स्टील के और एल्यूमिनियम के एंड ऑयल स्टॉक्स। तो ये उसके ऊपर हुआ है। तो मुझे लगता है कि चलो आप 110 को 100 कर सकते हो ऑयल को, या 95 कर सकते हो, बट वो भी हमारी हिस्ट्री के हिसाब से, मतलब रीसेंट हिस्ट्री के हिसाब से काफी खराब है। लेकिन उसको एज अ कंट्री वी कैन हैंडल। उसमें ये था कि कुछ स्टॉक्स जिनके लिए वो इनपुट है कमोडिटीज, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जैसे पेंट्स, उन सब के लिए वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि पहले उन्होंने एक प्राइस हाइक करी, वो प्राइस हाइक अभी अब्सॉर्ब होनी थी, अब आप फिर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई। तो वो जो अगर वो 80-90 में ऑयल चला जाए, तब वो खाली होगा कि किसी सेक्टर के लिए खराब है, किसी के लिए अच्छा है, बट मोर और लेस वी कैन मूव ऑन। बट स्टिल यू कांट हैव अ बिग रैली, यू कांट हैव अ बिग रन दिस ईयर आई थिंक, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एफआईआई के फ्लोज नेगेटिव हैं, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने हैं, कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं, तो ये सब चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो इट कांट बी अ वेरी वेरी गुड ईयर। मतलब पैसा बनाना मुश्किल काम है, सीधा सीधा ये है। मुश्किल काम है, इस साल मुश्किल है, लेकिन इस लेकिन साल। पैसा लगाने का मौका बड़ा मिलेगा कि वो भी नहीं मिलेगा, कि वो भी ऐसे ही मतलब छोटी सी रेंज है, ऐसा बड़ा फॉल भी नहीं कि आपके मुंह में पानी आ जाए कि सारा पैसा डाल दें। वेल, मुझे पहले फेब एंड में लगा था कि ज्यादा फॉल होगा, हम्म, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम पास हो जाता है, अब हमें भी समझ नहीं आती कि ये डिस्काउंट हो गया कि नहीं डिस्काउंट हुआ। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि अप्रैल में जो कंपनीज हैं, हम्म, उनकी गाइडेंस अबाउट उनकी कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट तो बहुत बढ़ गई है, हर सेक्टर में कॉस्ट बहुत बढ़ी है। अब अगर वो मार्केट को ये लगे कि ये कॉस्ट शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ी है, जैसे आप कह रहे हो कि इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगी, फिर अलग बात है। अदरवाइज अगर आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आप इजीली पास ऑन नहीं कर सकते, तो आपके 6-9 महीने गए और कॉर्पोरेट अर्निंग्स के। फिर हम्म, हम क्या कर रहे हैं, हम खाली वही स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसमें वो अप्रैल में अपने बिजनेस के बारे में गंदी बात ना कर पाए, हम्म। मार्केट के बारे में करे, इकोनॉमी के बारे में करे, अपने बारे में नेगेटिव ना करे। तो हमें लगता है कि जो भी कमोडिटी को यूज करता है, हाँ, उसको अपने भी गंदी बातें बतानी पड़ेंगी कि जी हम्म, बड़ी मुश्किल है, मैं करेक्ट। कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं हो रही है, मार्जिन घट गई है, वो हम्म, ठीक हो जाएगी। वो सब चीजें लगता है कि मार्केट को पसंद नहीं आएंगी, हम्म, बिकॉज मार्केट करेक्ट ही नहीं हुई उस हिसाब से। हम्म, तो अच्छा समीर सर, इसका इसलिए मतलब ये, इसका मतलब समीर सर ये है कि इस बार अप्रैल और मई में जो रिजल्ट्स आएंगे कंपनी के, आपको लगता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे? अब वो एक्सीडेंट लोग ये कह सकते हैं कि जी हमें तो पता था, क्योंकि ब्रॉडली तो लोगों को पता है कि आप कौन सी कमोडिटी यूज करते हो और हम्म, कितनी यूज करते हो, और आपका मोटा माटी हम्म, कितने पीछे हो आप प्राइस हाइक से। हम्म, बट यस, इट विल मैटर आई थिंक, यस। तो मतलब इसलिए मैं उसको उस इवेंट को क्रॉस करने के बाद ओपनली बुलिश होने का तब आएगा टाइम, मुझे लगता है। तो सर आपके तो मजे, आपको पसंद आता है आईटी, आपको पसंद आता है बैंक्स, इनमें तो कोई रॉ मटेरियल कमोडिटी वगैरह है ही नहीं। इसलिए हाँ, मैं यही इसी पे आना चाहता था कि यही दो सेक्टर ठीक है। हाँ, और कंज्यूमर में हमने स्टॉक्स चेंज कर दिए हैं, जिसमें कमोडिटी वाले स्टॉक्स ज्यादा नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास है जैसे होटल, वो तो मैंने आपको लास्ट टाइम मैं आपको नहीं बताया था, शायद पता नहीं आपसे कॉल नहीं बढ़, मैं बताया था मुझे लगता है, लेमन हाँ, ट्री वगैरह। होटल बात हुई थी सर जी। और आई जी। हाँ, और सिगरेट, हम्म, और ये सब चीजें जिसमें कमोडिटी की बातें ना हो ज्यादा। हम्म। तो अच्छा, तो बेसिकली क्या ये सेफ है इस वक्त सेक्टर से, जहाँ पर दूर रहें हम कमोडिटी से, और जहाँ रॉ मटेरियल नहीं है वहीं अर्निंग्स विजिबिलिटी रहेगी, और गिरेंगे तो भी ये कम गिरेंगे? अब यही हमारा व्यू है कि कमोडिटी प्राइस हाइक्स को वो आगे पास ऑन करना, चाहे आपके पास, आप लोग कहते हैं जी हमारा ब्रांड है इसलिए वी कैन पास ऑन सच हाइक्स, हम्म, इसलिए कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कस्टमर भी 20-20% कैसे एक्सेप्ट कर ले, 3 महीने में, 6 महीने में, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस अभी पहली बार नहीं बढ़ी हैं, दिसंबर तक बढ़ रही थी, जिसके लिए सब कंपनियों ने काफी प्राइस हाइक्स करी, और उसके बाद वो भी मार्केट में पहुंचा भी नहीं था, और फिर एक और कमोडिटी स्पाइक आ गया। तो इसलिए इसमें कंज्यूमर की अपनी अपनी एबिलिटी भी कम हो जाएगी टू स्पेंड, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते किसी के पास कि आप जो भी प्राइस बढ़ा दोगे जी ठीक है।
ये खाली फाइनेंशियल एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स को लगता है क्या हो गया, 100 रुपए की चीज 150 रुपए हो गई। अगर ऐसे उन्होंने होता तो वो टॉफी 50 पैसे की 60 पैसे क्यों नहीं हुई आज तक, वो जो बोली होती है हमारी, या सिगरेट अगर 20 रुपए की तो 21 की क्यों नहीं हुई? क्योंकि हर चीज में लिमिट होती है, हाउ मच यू कैन पास ऑन। So this passing on will affect many industries, but mostly it will affect consumer, auto, जिनमें ये सब इनपुट है। आई मीन फर्स्ट लेवल में तो उन्हीं को इफेक्ट पड़ेगा ना, जिनके लिए वो रॉ मटेरियल है। लेकिन किसी का नुकसान है तो किसी को फ़ायदा भी है सर। जो कमोडिटीज़ कंपनियां हैं, चाहे मेटल्स वाली हों, चाहे क्रूड से जिनको फ़ायदा होता है, वो जी, उनको तो वो फायदा है, हाँ, तो आप खरीदते कि नहीं लेकिन खरीदते? वो नहीं नहीं, हम नहीं खरीदते जी। हम तो कहते हैं भगवान करे उनको नुकसान हो अगली बार, क्योंकि हमें नहीं पसंद कमोडिटी कंपनी। हमारे पास एक हिंडाल्को है, हाँ। बट इन जनरल क्या है कि उन कंपनियों का पी बड़ा कम होता है, हम्म। राइट? तो अगर आप मार्केट पी को देखेंगे, तो अगर वो वही पैसे टाटा स्टील बनाए या इंफोसिस बनाए, मेक्स अ बिग डिफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफ आवर मार्केट। हम्म। सो एट दिस पॉइंट कमोडिटीज विल डू वेल, बट उनमें हमेशा यही लगता है कि वो 6 महीने 12 महीने आगे की चीजें डिस्काउंट हो जाएंगी। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कमोडिटी से किसी कंपनी को नुकसान होगा और किसी को फायदा होगा। इशू ये है कि इतने बड़े इवेंट के बाद मार्केट खाली 2-3% गिरी है, और आप भी जानते हैं कि पिछले 15-20 सालों में या 25 सालों में कैसे मार्केट्स 5-5, 10-10% गिरती थी विदाउट एनी मेजर रीजन। तो हमें ये आदत नहीं है कि इतने बड़े रीजंस के बाद मार्केट खाली 2-3% गिरे। हमें लगता है ये कम है, बेस्ड ऑन द वे वी हैव सीन बैड मंथ्स इन द पास्ट। हम्म। जब कोई बात के लिए 5-7% मार्केट गिर जाती थी, अब मैं 1 मिनट में ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जी ये हमारी मार्केट बड़ी डिस्काउंट करने लग गई है 5 साल आगे, 3 साल आगे, बिकॉज अपने डोमेस्टिक फंड्स आ गए हैं, वो एफआईआई को काउंटर करते हैं। ये 1 मिनट में मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मार्केट एक्सेप्ट कर रही है। हम्म। सही है। मार्केट कहती है एफआई बेच रहा तो क्या हुआ, हम उसको काउंटर करेंगे। हम कहते हैं नहीं जी, ऐसे नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ लिमिट। हर आदमी फर्स्ट करेक्शन खरीदता है, सेकंड करेक्शन होगा तो क्या होगा। चाइना में अभी भी कोविड आ गया, इसलिए मेरे को थोड़ा फिजिटी लग रहा है। बहुत बड़ा फिजिटी नहीं लग रहा, लेकिन मैं आप जैसे आपने बोला, मेरे को जो आज फीलिंग होती है मैं आपको आज की आज बताता हूँ। मैं ये नहीं बताता कि अगर आपका 5 साल का व्यू है तो बहुत बढ़िया है, वो तो सबको पता है बहुत बढ़िया है। हम्म। सही बात लेकिन है। क्वेश्चन हो रहा है अभी अभी के बारे में क्या हो रहा है, तो सर अभी थोड़ा तो सर नर्वस सर यही तो चीज़ है समीर सर, जो आपको दूसरे फंड मैनेजर से अलग रखती है। क्योंकि दूसरे, ये सबको पता है कि 5 साल 10 साल में तो मार्केट ऊपर, हाँ ऊपर जा रहे वो करेक्ट, मैं इसलिए करेक्ट। बार बार बोलता हूँ, इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना उसको ऊपर ही है। खाली ये कि निफ्टी, पहले निफ्टी बिल्कुल। जाए, हम जब तक निफ्टी ऊपर ना जाए तब तक हमें नीचे रहना है। तो हम अगर हमारी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो वेल्थ तो अपने आप बन जाएगी, राइट। लेकिन आपने बहुत सही कहा करेक्ट, कि 5 साल का क्या करूं, अभी मुझे तो अभी व्यू बनाना है। और अभी 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 के बता। जी बिल्कुल, तो सर ये नहीं, फिर, पर फिर भी जी फिर भी जी फिर भी जी। इन्वेस्टर की तरफ से होना चाहिए कि इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे। ये फंड मैनेजर जो कह रहा है कि मैं अपने लास्ट 10-15% आज ही डाल दूं कि अगले हाँ। महीने डालूं, वो हम्म। हमारा क्योंकि डे टू डे काम है, हम भी 1 मिनट में उसको कहें जी 5 साल के लिए अपने डाल दिए, वो मुझे ठीक नहीं लगता अपना रोल। ठीक बात है। तो अभी भी हमारे जैसे हमारे भी 85% इन्वेस्टेड है, हमारे पास करीब 14% 15% कैश है। उसको हम जरा प्यार से डालना चाहते हैं 2 महीने में, 1 महीने में रिजल्ट्स देख के, कि उन्हीं स्टॉक्स में डालें कि नए स्टॉक्स में डालें, कि जो कमोडिटीज है हिट है लेकिन उनके स्टॉक्स अगर गिर जाए कि उनमें डालें। वो रिजल्ट्स के साथ साथ हल्के हल्के कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यस मार्केट हैज एक्सेप्टेड दिस। अभी मुझे लगता है कि मार्केट करेक्ट क्यों नहीं हुई इन चीजों के लिए। अब अगर नहीं होएगी 2 महीने 1 महीने तो हम भी कहेंगे ठीक है, दैट मींस वी मूव ऑन इन लाइफ। तो इसलिए ये छोटी बात है, लेकिन फंड मैनेजर के लिए तो फिर यही काम होते हैं ना, अच्छा एक्स्ट्रा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपने ये बोला कि अभी जो डालने तो अभी वाले स्टॉक्स में डाल दें या नए में डालें, तो क्या आपकी जो पोर्टफोलियो है इंडियन क्रिकेट टीम की तरह, जिसमें नया प्लेयर घुसना हो, तो आपके मेरे ज़माने के जो गावस्कर चेतन चौहान की टाइम की टीम होती थी जो 5-5 साल तक बदलते नहीं थे, वही 11 खेलते थे, वैसे में घुसना मुश्किल है? उस तरह के स्टॉक ढूंढते हैं जो घुसना मुश्किल है, या आजकल के ज़माने में हर टेस्ट मैच में टीम बदलती है? नहीं जी नहीं, आपके इतना पोर्टफोलियो में घुसना नहीं, कितना आसान काम है स्टॉक का, वो बताइए। नहीं इतना इतना नहीं हुआ। लेकिन जैसे इस साल हमने 4-5 स्टॉक्स नए खरीदे हैं,
मैंने आपको बताया लेमन ट्री खरीदा था, आईटीसी खरीदा था, ये दोनों तो चल गए। हम्म। हमने फिर लिया, एक और भी बता देता हूँ आपको, हमने वो लिया वेदांता नहीं, वेदांत, वो मान्यवर, पर। मान्यवर, हम्म। मान्यवर। राइट। तो अब हमने ये नए लिए हैं, तो अब कहने का मतलब है कि हम वो कमोडिटी कंज्यूमर वाली कंपनियां नहीं ले रहे अभी, राइट? ऑटो पेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल। अब अगर वो करेक्ट हुए, अगर हुए रिजल्ट्स के बाद, या लगे कि 6 महीने की उनकी प्रॉब्लम है सिर्फ, तो आप वो लो या इन्हीं को और ले लो या ऐसे एक दो और ढूंढ ले, ये फर्क होता है बस, और क्या। लेकिन हम साल के साल 33-34 स्टॉक में से 5-6 स्टॉक नहीं लेते हैं उस एनवायरनमेंट में, या कोई नया आ रहा होता है या जो भी। तो दैट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग, बट हम 4-5 स्टॉक तो हर साल नहीं लेते ही हैं, हमें ढूंढने में भी तो मजा आता है नई चीजें। हम्म। और अच्छा, एक ज़माना था जब एफएनओ की लिस्ट बड़ी लंबी थी, कुछ कुछ आपके एवरग्रीन शॉर्ट्स, सदाबहार शॉर्ट्स आपको आसानी से मिल जाते थे कि भाई इनको तो बेच के ही रखना है हेजिंग के लिए। अभी भी हैं ऐसे स्टॉक्स आपके पास? नहीं जी, अभी क्या है कि हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन अभी के लिए है ना। ये सारे स्टॉक मैंने शॉर्ट किए हुए हैं, उसमें काफी पैसे बने हैं, पेंट में बड़े पैसे बने, हम्म। ठीक। कंज्यूमर ड्यूरेबल में ज्यादा नहीं बने। हम्म। लेकिन ये जो कमोडिटी वाले कम से कम बड़े नहीं, व्हेन द मार्केट वेंट अप। तो अभी भी हमारे कोई 15-16 स्टॉक शॉर्ट होंगे। हाँ जी, वो तो हमेशा रहते हैं, वो तो हमारा जॉब है ना उस फंड का। करेक्ट। तो आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों मेंटेन करना ही पड़ता है, ताकि तभी जाके आपकी प्रॉपर पोजीशनिंग। और राइट। अभी आप लगभग 85% ऑलरेडी इन्वेस्टेड, आप ये बता रहे हैं। अच्छा सर, नहीं एक जी, और नहीं, जी। नहीं जी, नहीं, 85% इन्वेस्टेड है लॉन्ग ओनली फंड में। अच्छा, लॉन्ग ओनली में, ओ वहाँ 15% कैश लेके बैठे। लॉन्ग, हाँ, लॉन्ग शॉट में तो हम 60, हमारा बड़ा हाई गिना जाता है, ओके, ठीक बात है सर। अच्छा तो सर, हम करीब 50 है। एक और चीज़ सर, ये थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर जो पिछले 1.5-2 साल में आपने भी बताया कि बड़े लंबे नए इन्वेस्टर्स काफ़ी आए हैं मार्केट में, और बड़ी संख्या में आए, लगभग लगभग दुगने हो गए। और आजकल मैं भी जब जाता हूँ ना बाहर कहीं, कोई कहीं घूमने गए, कहीं कहीं आपका लोग, सेल्फी खींच, सब आपके साथ सेल्फी लेना चाहते होंगे, अरे समझ गया। सर सर, ये 18, 20, 22 साल वाले, मतलब पहले तो है ना सारे बुजुर्ग अच्छा, आते थे, 30, 35, 40 साल वाले आते थे, अनिल जी आपको देखते हैं। अभी 20 साल वाले, 18 अच्छा, साल वाले, 22 साल वाले, ये एकदम वेरी गुड। मिलेनियल्स, मतलब बहुत ही नए नए बच्चे जो है ना, और फुल एक्शन में है राइट, एकदम। तो अभी राइट। पहली बार उन्होंने ढंगढांग का करेक्शन ये देखना शुरू किया है। सर जरा उनको डायरेक्शन दीजिए सर। सो जी, डायरेक्शन ये है कि बड़ी अच्छी चीज कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं या नौकरी भी कर रहे हैं। करेक्ट। अगर सारे डे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो बड़े दुखी होंगे लाइफ में, बहुत दुखी हम्म। होंगे। तो अगर पढ़ाई के साथ कर रहे हैं, या आप कोई और गलत शौक के बदले स्टॉक मार्केट का शौक रखते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है। इट इज अ वेरी गुड लर्निंग ग्राउंड। इसमें आप बिजनेसेस समझेंगे, आपको जॉब करेंगे तो आपको नौकरी में भी मजा आएगा, क्योंकि यू विल बी वांटिंग, बिकॉज मोस्टली आप बिजनेसेस के लिए ही काम करेंगे ना किसी। सो उस हिसाब से करें तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपका डे जॉब है, फिर यू विल हैव लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एब्सोल्युटली। तो फुल टाइम जॉब अगर आप करें तो फिर स्किल्स के साथ करें, अनुभव के साथ करें, 18-20 साल की वो नहीं, उम्र फिर नहीं। आप हाँ, 18-20 साल की उम्र में नहीं। हाँ, करेक्ट। करेक्ट, थोड़ा सोच करेक्ट। अच्छा सर, एक और चीज़ जहाँ पर बड़ी आपकी वॉइस वोकल भी रहती है, और ये पिछले साल की बड़ी लर्निंग्स काफ़ी लोगों के लिए, नए ज़माने के आईपीओ, न्यू एज आईपीओ, ई कॉमर्स आईपीओ, पैसा दे दे के तो काफ़ी सीख ही चुके हैं लोग अब। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि अब ये लेने लायक हो गए, या नहीं, लेना ही नहीं है? नहीं जी, नए वाले की बात कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग है? मतलब जो लिस्ट होके जिनकी धुलाई हो चुकी है, अच्छा दूसरे जो लाइन में आने के लिए तैयार हैं, नए आईपीओ भी आएंगे। सो जो लाइन में आ रहे हैं, होपफुली वो थोड़े बेटर वैल्यूड होंगे। हम्म। उसमें आई थिंक अब सेबी ने कहा है कि उनको लिखना पड़ेगा कि हाउ वी जस्टिफाई दिस प्राइस। राइट। राइट सर। प्लस जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो एंकर इन्वेस्टर हैं, वो भी इस बार नेगोशिएट ज्यादा करेंगे। तो आगे में थोड़ा बेटर हो सकता है कि सारी प्राइसिंग बेटर हो पब्लिक मार्केट के लिए, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए हमारे जैसे। जो करंट इश्यूज हैं आईपीओ में, वो 3-4 ही हैं। दैट इज जोमेटो कह लें, पेटीएम कह लें, और आई थिंक नाइका, और एक आध और, पॉलिसी बाजार शायद। ट्रेड। अब ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है लाइफ में। तो मतलब वहीं जो चीज़ समझ में आए, जो दिखे, और जहाँ पर करेक्ट। कमोडिटीज़ का इम्पैक्ट ना हो, वहीं पर रहना है।
नहीं, इसमें कमोडिटीज का इम्पैक्ट नहीं है, इनमें तो कमोडिटीज का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इसमें कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और दो में तो लॉस भी कितने सालों तक चल रहे हैं, उसको ग्रिप करना कि इसको कैसे किया जाए। और मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट भी बहुत नहीं बढ़ेगी इस साल, तो इसलिए इतना स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। स्पेकुलेशन हम तब करते हैं जब हमें लगे कि मार्केट भी बहुत तेजी में है। मार्केट इस साल जी। तेजी में तो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते। सर कुछ नई थीम पढ़ रहे हैं, कोई नए सेक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा समीर सर कोई, या कुछ नया सर वैसे? अभी मैंने आपको दो नाम दिए, दोनों नए थे। एक वेडिंग वेडिंग ड्रेस में हाँ बिल्कुल। और एक हमारा नया होटल था जो बड़ा चल गया हमारा। हाँ। तो नए थीम, मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी तो करेंगे नहीं, हम कुछ जो लिस्टेड है उसी में ढूंढना है हमें। करेक्ट, ठीक बात है। हम अनलिस्टेड करते नहीं, तो इसलिए ऐसा कोई बहुत थीम नहीं आ जाती, बट स्टॉक्स होते हैं। और ये आजकल जो बड़े एनएफटी और ये सारी चीज़ें चल रही है, वो आपका इंटरेस्ट है उसमें, मतलब पैसा लगाए ना लगाए पढ़ने समझने में? वो थोड़ा बहुत समझ भी नहीं आता। मैंने वैसे यूएस में मैंने 2-3 सेमिनार अटेंड किए थे, 2-2 जी घंटे के, जी। लेकिन वो पट्टी की है थोड़ी देर में नींद आ जाती होगी। उसका। नहीं नहीं, नींद नहीं आती, बट वो स्पेकुलेशन है हाईएस्ट ऑर्डर की। ओके, अच्छा। वो हमारे लिए नहीं है। ओके, ठीक बात है। अच्छा सर, अब तो आईपीएल भी शुरू हो गया है, मैचेस भी स्टेडियम में हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने 2 ढाई 3 साल से तो नहीं देखा होगा मैच? नहीं जी, मैंने नहीं देखा, मैं तो कल इंडिया से वापस आया हूँ, परसों। अच्छा, कल ही वापस गए? मैं सोचा कि नहीं तो आपको बुलाया जाए एक बार कि संडे को। हाँ, इसी बहाने एक इंटरव्यू आमने सामने हो, क्योंकि लंबे समय से अच्छा। हाँ वैसे भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत बहुत समय बाद वैसे आपसे वर्चुअली बात भी हो रही है। अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच समीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जल्दी आमने सामने मुलाकात होगी आपसे जब अगली बार आप इंडिया आएंगे तो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। ये थे समीर अरोड़ा सर, बताते हुए बाजार के मूड माहौल के बारे में। इस साल पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, यानी कि बाजार रहेंगे रेंज बाउंड। अच्छे मौके देखें, अच्छे स्टॉक्स देखें, और जिन स्टॉक्स में कमोडिटीज़ के उतार चढ़ाव से पड़ता है ज़्यादा फर्क, उनसे रहें दूर, ये कहना है उनका। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।